गरीब बेटी का जादुई बुटीक। रात के 10 बज रहे थे। गौरी अभी आंखें गड़ाकर सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी। तभी रानी रोते हुए कहती है, दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना बना दो ना। गौरी सिलाई मशीन रोक देती है और राशन का डिब्बा खोलती है जिसके अंदर थोड़ा सा आटा था। गौरी जल्दी से आटा मढ़कर चूल्हा फूंक कर रोटियां बनाकर अपने छोटे भाई बहन को खाने को दे देती है। चिंटू, रानी, चलो खाना खा लो। ये भी कोई खाना है? सिर्फ सूखी रोटी, साथ में सब्जी नहीं। रानी, तुम्हारी दीदी के पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, बस आज के लिए ये खा लो। दोनों बच्चे कुड़कर आधी अधूरी रोटी खाकर सो जाते हैं। ये कहानी है गौरी की। गौरी बहुत ही गरीब थी। उसके पिता रमाकांत नशे में डूबे रहते थे। ऐसे में गौरी की माँ लता ने घर चलाने की जिम्मेदारी उठाने के लिए लोगों के घर में जूठे बर्तन मांजती, तब जाकर कहीं उस गरीब के घर का चूल्हा जलता था। बच्चों की भूख मिटाने के लिए वो मजबूर माँ अक्सर भूखी रह जाती है। हर दूसरे दिन भूखे रहने की वजह से उसके शरीर में बीमारियां पनपने लगी थी, जिसने लता को बिस्तर पर पटक दिया था। अब घर चलाने की जिम्मेदारी 17 साल की गौरी पर पड़ गई थी। कहते हैं ना कि भगवान जब किसी को गरीब बनाता है तो उसे कोई ना कोई गुण जरूर देता है। गौरी को सिलाई बुनाई करना आता था, इसलिए उसने अपने कच्चे घर में छोटा सा बुटीक खोल लिया था। एक दिन सुप्रिया उसके बुटीक में आती है और कहती है, कोई है अंदर? अरे सुप्रिया, मेरी सहेली, तू कब आई? आज ही शहर से आई हूँ। क्या बात है, तूने अपने घर को ही बुटीक बना दिया है? पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे वो तो ठीक है, मगर तेरे इस गरीब बुटीक में कौन सा ग्राहक आएगा? और फिर अगर तू ऐसे ही ओल्ड फैशन ड्रेस डिजाइन करेगी तो तेरा बुटीक चलने से पहले बंद हो जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुप्रिया की बातें गौरी को सोचने पर मजबूर कर देती है। एक दिन जब गौरी बाजार जा रही होती है तो उसकी नजर बाजार के बीच एक बुटीक पर गड़ जाती है, जहाँ कई सारे फैशनेबल ड्रेसेस शो पीस में लगे हुए थे, जैसे नायरा कट सूट, फ्लोरल गाउन, बैकलेस ब्लाउजेस और भी बहुत कुछ। अगर मैं अपने बुटीक में ये सारे ड्रेसेस शो पीस में लाऊंगी तो शायद मेरा बुटीक चल पड़ेगा। गौरी नए फैशन के ड्रेस डिजाइन करने के लिए सारे पैसे से कपड़े खरीद कर घर लाती है, मगर सिलाई मशीन की खींचपीच के कारण कपड़े की सिलाई खराब हो जाती है, जिस कारण गौरी का मन फीका पड़ जाता है और वो फूट फूट कर रोते हुए कहती है, मेरी ये उम्मीद थी, टूट गई। इतनी मुश्किल से मैंने एक एक पैसा बचाया था और उसे कपड़ों पर खर्च किया था ताकि मुझ गरीब के बुटीक में बदलाव आए। अब एक भी पैसा नहीं बचा। मैं अपने छोटे भाई बहन को क्या खिलाऊंगी? माँ की दवाई कहाँ से लाऊंगी? गौरी इस तकलीफ से उभरी भी नहीं थी कि उसके पिता रमाकांत नशे में चूर घर आता है और उसके मुंह से शराब का भभका उठ रहा था। ए गौरी, गौरी, चल पैसे दे मुझे, पैसे दे, मैं बोल रहा हूँ ना, चल पैसे दे। बापू, तुम्हें शर्म नहीं आई? आज तुम फिर शराब पी कर आए हो मेरे पास। एक पाई नहीं अगर होती तो भी मैं नहीं देती। क्या बोली? तू पैसे नहीं देगी मुझे? तू रुक, मैं तेरे को बताता हूँ, तू रुक। ऐसा कहकर रमाकांत गौरी की सिलाई मशीन उठाकर तोड़ देता है और उसके बुटीक को बर्बाद कर देता है। गौरी रात भर रोती रहती है। इस बीच लता की हालत बिगड़ जाती है। ये लो, थोड़ा पानी पी लो माँ। ऐसे जिंदगी से बढ़िया ऊपर वाला मेरी मिट्टी उठा लेता। बोझ बन गई हूँ मैं तुझ पर बेटी। ऐसा क्यों कहती हो माँ? आप मेरी हिम्मत हो। चिंटू, रानी, माँ का ख्याल रखना। मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। गौरी रास्ते में जा ही रही होती है कि तभी उसे रास्ते के बीचों बीच एक बुढ़िया बेहोश पड़ी मिलती है। अरे ये तो बेहोश है। इसके बाद गौरी की नजर पास पड़े घड़े पर पड़ती है और गौरी उस बुढ़िया के मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे थोड़ा पानी पिलाती है। इतने में बुढ़िया एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। घबराओ मत गौरी, मैं बस तुम्हें परख रही थी। कहो, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? गौरी रोते हुए उस परी को अपने बुटीक की बात बताती है। इतने में परी जादुई छड़ी घुमाकर उसे एक सिलाई मशीन देती है। गौरी, ये जादुई सिलाई मशीन है, इसे ले जाओ। जैसे ही तुम इसे अपने घर में जगह दोगी, तुम्हारा घर जादुई बुटीक में बदल जाएगा। गौरी खुश होकर वो सिलाई मशीन घर लेकर आती है और परी के कहे मुताबिक सिलाई मशीन के घर में लाते ही उसका गरीब घर बड़ी रोशनी से भरकर जादुई बुटीक में बदल जाता है, जहाँ सुंदर कपड़े बुटीक की शोभा बढ़ा रहे थे। उस प्यारी परी की कही बात सच हो गई। मुझ गरीब का बुटीक जादुई बुटीक बन गया। क्या ये जादुई सिलाई मशीन मेरा कहा हर कपड़ा सिल सकता है? मुझे इसे जांचना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इसी पर मेरे जादुई बुटीक में फैशनेबल लहंगे हो।
गौरी की इतना कहते ही सिलाई मशीन चलने लगता है। धागों की रील खुद ब खुद खींचने लगती है और सिलाई मशीन में लगी सुनहरी सुई लहंगे सिलने लगती है। अब पूरे बुटीक में लहंगे ही लहंगे टंगे हुए थे, जिसे देखकर गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। जो कोई गौरी के बुटीक के आगे से गुजरता था उसकी सीधी नजर कपड़ों की डिजाइन पर गड़ जाती थी, जिसके बाद औरतें उसके बुटीक में आने लगती हैं। एक दिन शिफाली और नित्या नाम की दो सहेलियां उसके बुटीक पर आती है। वाओ, इट्स अमेजिंग! तुम्हारे बुटीक में कितने ट्रेंडी आउटफिट्स हैं। ये मेरी सहेली शिफाली है, इसकी शादी है, इसे वेकल्स लहंगा चाहिए। मुझे शरारा। हमारे ड्रेस हम तुम्हारे बुटीक से डिजाइन कराना चाहते हैं। मगर मैंने तो आज तक कभी शरारा ड्रेस सिला नहीं। कोई बात नहीं, मेरा जादुई बुटीक है ना। गौरी ने हाँ कर दी और उनके जाने के बाद कहा, हे मेरी जादुई सिलाई मशीन, मेरा ये बुटीक तुम्हारे बदौलत है। मुझे शरारा और बैकलेस लहंगा चाहिए। जादुई सिलाई मशीन कुछ ही घड़ी में लहंगा और शरारा सिल देती है और जादुई बुटीक उसे अनोखी चमक से भर देता है। नित्या और शिफाली गौरी की खूब वाहवाही करती है। ओह माय गॉड, गौरी यू आर वेरी टैलेंटेड। कितना प्यारा शरारा डिजाइन किया है तुमने। हाँ गौरी, आई लव दिस लहंगा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हें तो सव्यसाची के लिए ड्रेस डिजाइन करना चाहिए। अब हमारे फैमिली फंक्शन में ड्रेस हम तुम्हारे ही बुटीक से डिजाइन करवाएंगे। गौरी की जादुई बुटीक और सिलाई मशीन का असर नित्या और शिफाली पर इस कदर छा गया था कि गौरी का जादुई बुटीक चल पड़ता है, जिसकी वजह से अब दूर दूर तक रहने वाले रिहायशी लोग भी उसके बुटीक से कपड़े डिजाइन करवाने आते थे, जिससे गौरी की अच्छी कमाई शुरू हो गई थी और उसने अपनी माँ का इलाज करवाना शुरू कर दिया और दोनों भाई बहनों को अच्छे स्कूल में एडमिशन भी दिलवा दिया। गौरी बेटी, तूने बहुत जिम्मेदारी उठा ली। अब मैं ठीक हूँ। एक न एक दिन तुझे अपनी दुनिया बसानी है। तेरे लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है। मैंने हाँ कर दी है। ठीक है माँ। ढलते समय के साथ गौरी की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। गौरी भरी आंखों से अपनी जादुई बुटीक को देखते हुए कहती है, मेरी जादुई बुटीक, मेरे मायके में मेरा आखिरी दिन है। मेरी शादी के लिए मुझे सुंदर सा लहंगा दो। इतना कहते ही जादुई बुटीक में एक सुनहरी रोशनी छिटक पड़ती है और सिलाई मशीन सोने की हो जाती है। तभी एक सुंदर सा मखमली कपड़ा सिलाई मशीन के सुनहरी सुई के नीचे आकर लहंगा सिलने लगता है और गौरी की शादी का लहंगा बनकर तैयार हो जाता है। अगले दिन बड़ी धूमधाम से गौरी की शादी होती है। सभी की नजरें गौरी के लहंगे पर गड़ी हुई थी। ये सभी वही लोग थे जो कल तक गौरी की गरीबी और उसके बुटीक का मजाक बनाते थे। ममता की दो बेटियां थी, मेघा और सारिका। जहां ममता की बड़ी बेटी सारिका गोरी और सुंदर थी, वहीं छोटी बेटी मेघा बहुत ही काली और बदसूरत थी। बस इसीलिए सारिका मेघा को अपनी सुंदरता में नहीं लगाती थी। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। सारिका दीदी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बिल्कुल नहीं मेघा, तुम्हें अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करानी। और तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि ये ब्राउन और ब्लैक कलर मत पहना करो। क्यों दीदी, क्या मैं इसमें अच्छी नहीं लग रही हूँ? हाँ, इस ब्राउन कलर में तुम ब्लैक बर्फी लग रही हो। एनीवे, मुझे लेट हो रहा है, बाय। गोरीपन के घमंड में चूर सारिका अपनी छोटी बहन को काले होने का ताना मारकर कॉलेज चली जाती है। तभी मेघा की माँ ममता उसके आंसू पहुँचती है। माँ, भगवान ने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? मेरे काले रंग के कारण दीदी मुझसे कटी कटी रहती है, मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करती। चुप हो जा बेटी, रो मत। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ममता मेघा के टूटे बिखरे मन को दिलासा दे देती है। ऐसे ही समय ढलता जाता है, जिसके साथ ममता सारिका की शादी के लिए रिश्ते देखने लगती है और सारिका की तस्वीर देखने भर से शालिनी अपने बड़े बेटे आयुष और परिवार के साथ ममता के घर आती है। बहन जी, ये है सारिका। बेटी तो आपकी चांद का टुकड़ा है। वैसे मेरे आयुष का फैला हुआ बिजनेस है, जिसमें मेरा छोटा बेटा दर्श भी अब भाई के बिजनेस में हाथ बटाता है। फिर सारिका सभी को चाय सर्व करती है। तभी दर्श के हाथों से चाय की कप छूट जाता है। अरे बेटा, तुम्हारी शर्ट तो खराब हो गई। इट्स ओके आंटी जी। बाथरूम कहाँ है, आप मुझे ये बता दीजिए। वहां सीधे जाकर। दर्श बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी नजर रो रही मेघा पर पड़ती है। हर लड़की सपना देखती है कि एक दिन उनका राजकुमार घोड़े पर बैठकर उसे लेने आएगा, मगर मेरा ये सपना शायद अधूरा रह जाएगा। अरे वहाँ आपकी दीदी की शादी की बात चल रही है, आपको तो वहाँ होना चाहिए।
नहीं, आज मेरी बहन के लिए बड़ा दिन है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बदसूरती की वजह से मेरी बहन का घर बसने से पहले उजड़ जाए। अपनी बहन की खुशी के लिए मेघा का त्याग भाव दर्श के मन में घर कर जाता है। वहीं सारिका और आयुष की शादी पक्की हो जाती है। दर्श सारी रात मेघा के बारे में ही सोचता रहता है और अगली सुबह अपनी माँ के आगे मेघा से शादी की बात करता है। दर्श, तुझे क्या हो गया है? तू एक काली लड़की से शादी कैसे कर सकता है? मैं उस काली कलूटी लड़की को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। तो एक बात आप भी सुन लीजिए माँ, मैं शादी करूंगा तो मेघा से। दर्श को जिद पर अड़ा देखकर शालिनी शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद एक ही मंडप में उसके दोनों बेटों की शादी हो जाती है और शालिनी गृह प्रवेश के साथ से काली बहू पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देती है। आजा मेरी सुंदर बहू, अपने गोरे पैरों से इस कलश को घर में गिराकर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। गोरी बहू का गृह प्रवेश कराकर सास अपनी काली बहू को ससुराल के चौखट पर ही छोड़ देती है, जिसे देखकर ससुर बात को संभालते हुए कहता है, आजा मेघा बहू, शायद तेरी सास जल्दबाजी में थी, आजा। बेचारी काली बहू बुझे मन से अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह शालिनी अपनी सुंदर बहू को सोता छोड़कर काली बहू के कमरे का दरवाजा पीट पीट कर उसे जगाती है। बहू, अरे ओ मेरी काली कमली बहू, अरे ओ जली उपली, जल्दी से उठ जा। सास की चिल्लाहट पर बेचारी बहू सहम कर दरवाजा खोलती है। माँ जी, आप क्यों नहीं होना चाहिए था? चल, पूरा घर बिखरा पड़ा है, जाकर सफाई कर। जहाँ एक तरफ मेघा की बड़ी बहन मजे से सो रही थी, वहीं मेघा सुबह का सूरज उगने से पहले ही ससुराल की सफाई में लग जाती है। फिर वो रसोई में जाती है, जहाँ बड़े बड़े हांडी कड़ाही धोने के लिए रखे थे। ये देखकर मेघा अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये तो शादी के खाने के बर्तन हैं, इसे तो हलवाई धोते हैं। क्यों री काली करमजली, इन बर्तनों पर नाम तो नहीं लिखा कि इसे हलवाई धोएंगे? चुपचाप से इन्हें रगड़ रगड़ कर धोना। अगर इसके पैंदी की कालिक नहीं छूटी तो ऐसा ना हो कि तेरा ससुराल का घर आंगन छूट जाए। ससुराल के पहले दिन से ही बेचारी मेघा को अपनी सास का अत्याचार सहना पड़ा। सारा काम खत्म कर चुकने पर मेघा नहा धोकर रसोई में आई। वहीं सारिका सज धज कर किचन में आती है। तभी सास मुट्ठी भर मिर्च लेकर उसकी नजर उतारती है। हे भगवान, मेरी बड़ी बहू की सुंदरता को किसी की नजर ना लगे। माँ जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जितनी प्यार करने वाली सास मिली है। तू है ही इतनी सुंदर बहू। वैसे आज तेरी पहली रसोई है, बस अपने हाथों से मीठे में हलवा बना दे, वरना ज्यादा देर गैस के आगे खड़ी रहेगी तो कहीं तेरा गोरा रंग न ढल जाए। और तू मेरी काली बहू, बाकी का सारा खाना तुझे अकेले ही बनाना है। ठीक है माँ जी। सास के किचन में जाते ही सारिका अपनी छोटी बहन को चिढ़ाते हुए कहती है, देख लो मेरी काली बहन, अभी मुझे ससुराल आए 24 घंटे भी नहीं हुए और मेरे गोरे चिट्टे चेहरे का जादू सासू माँ पर इस कदर चल गया है कि वो मुझ पर जान छिड़क रही हैं। दीदी, सासू माँ आपको इतना मान सम्मान दे रही हैं, मुझे इससे खुशी है। रहने दो, तुम झूठी बातें ना बनाओ। मैं जानती हूँ ससुराल में मेरा मान सम्मान होता देखकर तुम्हें खूब जलन हो रही है। दीदी, आप मेरी बहन है, भगवान करे आपको मेरे हिस्से की भी खुशी मिल जाए। ऐसा कहकर मेघा खाना बनाने लगती है, जहाँ हलवा बनाकर सारिका ठंडी हवा में आकर बैठ जाती है। वहीं बेचारी काली बहू भरी गर्मी में पसीने में भीग कर खाना बनाकर सभी को परोसती है। वाह छोटी बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने। हाँ मेघा, तुम्हारे हाथों के टेस्ट के आगे तो अच्छे अच्छे शेफ भी फीके पड़ जाएं। मेघा की तारीफ होता देखकर उसकी सास और बहन जल भुन जाती हैं और शालिनी कहती है, अरे बस करो तुम बाप बेटे, अगर इसकी इतनी तारीफ करोगे तो ये काली चुड़ैल चने के झाड़ पर चढ़ जाएगी। हाँ, एक बार बड़ी बहू का बनाया ये हलवा खाकर देखो, स्वाद मुंह में घुल जाएगा। अरे भाग्यवान, ये हलवा कम और ले ज्यादा लग रहा है। बड़ी बहू तू दिल छोटा मत कर, ये ले तेरा शगुन। अपनी काली बहू को चढ़ाने के साथ अपनी गोरी बहू को शगुन में हीरो का हार वो देती है। देखते ही देखते दिन बीत जाता है और शाम ढल जाती है। तभी शालिनी काली गोरी बहू को अपने पास बुलाती है। सारिका बहू, थोड़ी देर में तुम दोनों बहनों की मुंह दिखाई है। तू ये साड़ी पहनना, मैंने खास तेरे मुंह दिखाई के लिए इसे सिलाया है। और ये ले काली बहू, ये साड़ी तू पहन लियो। और हाँ, अपना काला थोबड़ा घूंघट में छिपा लेना, समझी? जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। माँ जी, मेरी वजह से आपको रुसवा नहीं होना पड़ेगा।
जहाँ एक तरफ मेघा अपनी सास की दी सस्ती साड़ी भी खुशी से पहन लेती है, वहीं सारिका अपनी सास की साड़ी न पहनकर बैकलेस ब्लाउज के साथ नेट की साड़ी पहनकर बिना घूंघट किए मुंह दिखाई के फंक्शन में आकर बैठ जाती है, जिसे देखकर सभी औरतें फुसफुसाने लगती हैं। अरे बड़ी बहू, मैंने तुझे जो साड़ी दी थी तूने वो क्यों नहीं पहनी? और ये कैसी बेढंगी साड़ी पहनी है? ओहो सासू माँ, बवाल मचा रही हैं। आखिर मेरी साड़ी में क्या खराबी है? वैसे बुरा मत मानना सासू माँ, आपकी पसंद बहुत घटिया है। आज के टाइम में इतनी ओल्ड फैशन साड़ी कौन पहनता है? दीदी प्लीज चुप हो जाओ, देखो सारी औरतें माँ जी को देख रही हैं। अरे शालिनी, तेरी गोरी बहू तो बड़ी घमंडी और ढीठ है। ससुराल आए 4 दिन नहीं हुए और रंग ढंग दिखाने लगी। अरे हमें क्या छोड़ना, मुंह दिखाई करके चलते हैं। इसके बाद दोनों बहनें बैठ जाती हैं और एक एक करके सभी औरतें बारी बारी से गोरी काली बहू की मुंह दिखाई करके उन्हें तोहफा देती हैं। वहीं मेघा सभी औरत के पैर छूती है। सभी मेघा के गुणों की वाहवाही करते हैं। सभी के जाने के बाद सारिका और शालिनी में बहस होने लगती है। तभी मेघा की नजर झूमर पर जाती है। ये झूमर तो गिरने वाला है। माँ जी, दीदी हट जाइए। मेघा भागकर दोनों को बचा लेती है। इतने में झूमर गिर जाता है और कांच का टुकड़ा छिटक कर मेघा के हाथ पांव में चुभ जाता है। मेघा बहू तू ठीक तो है? माँ जी मैं ठीक हूँ। दीदी आप ठीक हो? इतने के बाद भी अपनी छोटी बहन को अपने लिए जान हाजिर करता देखकर सारिका और शालिनी पछतावे से भर जाती हैं। मेघा मेरी बहन, मुझे माफ कर देना। मैं बचपन से ससुराल तक तेरे काले रंग के लिए तुझ पर ताने कसती रही और तूने मुझे बचाया। दीदी आप मेरी बहन हो, मैं आपको खोना नहीं चाहती और रिश्तों में खट्टी मीठी नोक झोंक तो होती है। आखिरकार मेघा के सुलझे साफ स्वभाव ने उसकी सास का मन जीत लिया। वहीं उसे अपनी बहन भी मिल गई। आज दोनों बहनें एक ही ससुराल के घर आंगन में घुल मिल कर रह रही हैं।